नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य नितांशु अंगिरा जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। और ये कह लीजिए कि आज हर कोई ज्योतिषी है, लेकिन उनसे कुछ हटकर हमारे बीच जुड़े हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। और ये कह लीजिए जिस प्रकार आज के समाज की ये भावनाएं रहती हैं कि एक वैदिक, एक ज्योतिषी, एक पंडित, एक आचार्य सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं हो सकता, यानी कि उसकी क्षमता नहीं है। उस बात को सीधा सीधा करारा जवाब देते हुए हमारे बीच में जुड़े हैं। और आज अनेकों विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का स्लोगन है सनातन संस्कृति और संस्कार। इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष के आप बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं। तो सबसे पहले आपको ज्योतिष पढ़ने का एक कहते हैं ना कि शुरुआत कहाँ से हुई? आपके मन में विचार कहाँ से आया? ज्योतिष का विचार एक तो जब बचपन में पिताजी के द्वारा ये प्रेषित हुआ मेरे लिए। बचपन में पहले कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई हुई, वहाँ के बाद में जैसे कुल पुरोहित होते हैं, तो हमारे दादाजी जो थे वो ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उनके विचार से ही पिताजी ने प्रेषित होकर के मुझे गुरुकुल के अंदर प्रवेश दिलवाया। वहाँ से ज्योतिष के अंदर पहले बहुत ज़्यादा खास रुचि कोई नहीं थी, लेकिन गुरुकुल के अंदर जाने के बाद जब अपने वैदिक संस्कारों को पढ़ा, खोजा, उसके बाद में अंदर एक रुचि जागृत हुई कि हाँ, इसको जाना जाए, इसको पढ़ा जाए। उसके बाद में ऋषियों की बहुत सारी स्मृतियाँ, उनको पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए तो रुचि अंदर जागृत होती गई। और आज ये है कि ज्योतिष से अच्छा कोई विषय लगता ही नहीं है, सबसे बेहतरीन ही ज्योतिष लगती है। बिल्कुल। देखिए, आपने बताया जी। और एक मतलब एक कोई रास्ता दिखा देता है तो मुझे लगता है कि फिर हम ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कोई एक होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। आज समाज के अंदर एक बड़ी भ्रांति है जी, विश्वास ज्योतिष से उनका उठता जा रहा, हटता जा रहा है। बिल्कुल उठता जा रहा है। ये इस कारण से हो रहा है कि एक तो आजकल हर कोई अपने आप को ज्योतिषी बताने लगा है। दूसरा इसका कारण ये है कि मैंने आप मेरे पास में आए कुंडली लेकर के अपनी कि मुझे पंडित जी आप ये बता दीजिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने आपको बता दिया, आपने मुझे जो डिटेल्स बताई वो सही है या गलत है वो एक अलग साइड रख दीजिए। अब आपने जो मुझे बताया, मैंने आपको देख करके कि हाँ, मैंने आपकी पर्सनैलिटी अपने अंदर ही जज कर ली कि हाँ भाई कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और आपकी समस्या को सुन करके ही मैंने साइकोलॉजिकल तरीके से बिना ज्योतिषी को गणना किए हुए आपको बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी आज समाज के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि बिना कोई एस्ट्रोलॉजिकल गणना किए हुए उन सभी उपायों को जो कि लाल किताब में बता दिए गए हैं, शावर तंत्र मंत्र साधना में बता दिए गए हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट और नुकसान देने वाले भी उपाय हैं, वो बता देते हैं। जो कि स्टार्टिंग में बहुत सारा तो काम करते हैं फ़ायदा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो डाउन की तरफ जाने लगते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति का फिर आपका विश्वास तो मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो ज्योतिष को बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर ले जाने की जो वजह है वो इन्हीं लोगों से उत्पन्न हो रही है। आजकल आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर कोई, अभी तो पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्त्रियां बड़ा बड़ा तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, मांग सिंदूर पूरा माथे तक माथा भर के आकर के ऐसे कह रहे हैं कि आप इन इटालियन वर्ड्स को चैंट करने लग जाओ तो आपके पास में पैसा आने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे आजकल आ गए हैं। और इन सभी का जो अंधविश्वास को बढ़ाने का कारण है वो ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके पास में अब कोई कंटेंट नहीं बचा, वो अब एस्ट्रोलॉजी को एक कमाने के तरीके से व्यवसाय के रूप में उन सभी के सामने ले आए और उनको ला करके लोगों को बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा विषय है, ये जपो, इससे पैसा आने लग जाएगा, इससे आपकी दुकान चलने लग जाएगी, इससे व्यापार बढ़ेगा। तो लोगों को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कुछ मसालेदार कंटेंट चाहिए जो कि उनको मिल पा रहा है, और उसी से ज्योतिष के प्रति अंधविश्वासिता लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा ही कारण है। आपने बहुत सारे विषय बताए, महिलाओं का बिल्कुल इस प्रकार से यूट्यूबर बनना, और फिर ज्योतिष को ही एक टीआरपी का ज्योतिष को इसीलिए बता रहे हैं, टीआरपी जो बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ज्योतिष सबसे आसान तरीका है। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो रखी है, तो डॉक्टर आपको 1 महीने की दवाई दे देगा या 15 दिन की दे देगा। अब आप किसी अगर ज्योतिषी के पास में जाओगे और उससे कहोगे कि जी मेरे तो घुटने में दर्द है, वो सीधा कहेगा आपका राहु खराब है, आप ही उपाय कर लीजिए, आपको इससे समाधान मिल जाएगा। मैं भी अभी यही प्रश्न करने वाला था। आप भी ज्योतिषी हैं और बहुत जाने माने ज्योतिषी हैं, तो हमारे चैनल के विषय में भी कुछ अगर बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हमने जैसा भी बताया कि
एक बॉडी लैंग्वेज को देखकर ज्योतिषी बिल्कुल। कुछ चीजों को भाप लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के बारे में बताएंगे, वो एक बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं 3 बातें आपसे करना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र को सभी लोग एक ही शास्त्र समझ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन ज्योतिष कई भागों में बटी हुई है। ज्योतिष को बहुत ज़्यादा साधारण मान लिया जाता है, केवल कहाँ तक कि केवल ज्योतिष जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के आधार पर ही सब कुछ निर्णय करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष अलग अलग है। जो वैदिक ज्योतिष है वो अलग है, जो अंक ज्योतिष है वो अलग है, जो सामुद्रिक ज्योतिष है वो अलग है, जो तंत्र ज्योतिष है वो अलग है। तो अब आजकल सबसे ज़्यादा जो अंधविश्वास लोगों के अंदर है वो ये है कि एक ही ज्योतिषी, भले ही बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, सभी अपने बायो में क्या लिख देते हैं कि हम आपका हाथ भी देखते हैं, हम कुंडली भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वो सब कुछ लिख देते हैं। जबकि जो ऐसा लिख रहा है वो एक भी विषय में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता कभी भी। ज्योतिष, आप कभी इस चीज के शिकार हुए हैं? क्योंकि आजकल ना ज्योतिष नाम सुनते ही एक फ्रॉड बिल्कुल दिमाग में एक ऑटोमेटिक आता है, बिल्कुल बनता है, फ्रॉड ना हो। बिल्कुल। तो आप कभी नहीं, मैं कभी शिकार नहीं हुआ ज्योतिष का, क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी अपने विषय में नहीं पूछा। मेरे पास में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे गुरु जी के द्वारा अध्ययन करवाया गया आरंभ में। आपके ज्योतिष गुरु कौन है? मैं ये बात नहीं बताना चाहूंगा पब्लिकली, बिल्कुल भी, उन्होंने मुझसे मना किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे पास में उनका एक फोटो तक नहीं है आज तक, बिल्कुल भी अपने तो, साथ। यानी कि निजी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष के विषय में आजकल बहुत सारे युवा और खासकर कॉलेज स्टूडेंट बिल्कुल वो ये मानते हैं कि देखिए ज्योतिष कुछ भी नहीं है, हाथों की लकीर से कुछ नहीं होता है। और एक बड़ी रील बड़ी वायरल है, आप क्योंकि इंस्टाग्राम यूजर हैं, आपके 4 लाख से अधिक फॉलोअर्स भी हैं। जी। तो इंस्टाग्राम पर एक रील है, वो उसमें ये कहा गया है कि जिनके हाथ नहीं होते, जिनके लकीर नहीं होती, उनकी भी तो कुछ तकदीर होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, इसका ये है, हाथों के लकीरों पर पूरा का पूरा भविष्य आधारित नहीं होता। इंस्टाग्राम पर तो एक रील ही वायरल है, जबकि साउथ सिनेमा की तरफ से एक इस पर मूवी भी बनी है राधे श्याम करके, जिसमें प्रभास जी के द्वारा किरदार निभाया जाता है। और वो बहुत ही बड़े पामिस्ट होते हैं, यानी कि हाथ देख करके भविष्य बताने वाले होते हैं। और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। यहाँ इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, उन्होंने भी अपने देश के बारे में और भविष्य के बारे में उनसे जानकारी ली थी। विदेशों तक वो जाते थे और साउथ के ही बहुत बड़े पामिस्ट थे, हस्त विशेषज्ञ थे। तो वो जब एक ट्रेन में जा रहे थे तो एक लड़की के पिता उनसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, उनको पहचान जाते हैं कि ये कौन है। तो वो उनसे पूछते हैं कि मेरी लड़की का जो करियर है ये बैडमिंटन खेलना चाहती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, भविष्य के बारे में कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, अपनी भविष्य गणना करके, बहुत ही ज़्यादा जानकार थे वो, कि इस लड़की का अभी इस ट्रेन का ही एक्सीडेंट होने वाला है। और हुआ भी यही, और उस लड़की के हाथ कट जाते हैं उस एक्सीडेंट में। लेकिन हाथ कटने के बाद भी वो लड़की अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। हालांकि बैडमिंटन प्लेयर तो नहीं बन पाती वो, लेकिन उसी क्षेत्र में, अपने खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाती है। तो तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है कि हमारे हाथों की लकीर हमारा भविष्य कभी भी निर्धारित नहीं कर सकती, हमारी मेहनत ही सब कुछ निर्धारित करती है। और हाथ थे पहले लकीरें होती हैं, बस खाली वो प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं है, लेकिन लकीरें हमारी पहले से क्रिएटेड हैं। तो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है हमारे भविष्य के अंदर। हाथों की लकीर होने से, कुंडली के अंदर कोई ग्रह होने ना होने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अगर जो आपका संबंध ईश्वर से अच्छा है तो। बिल्कुल। अच्छा, चलिए एक और विषय लाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि अधिकतर ज्योतिषी को इस बात का बहाना बनाकर या इस बात को कहकर बदनाम किया जाता है कि ज्योतिषी जितने भी हैं, मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, एक समाज की धारणा को आपके सामने रख रहा हूँ और उसको क्लियर करने की। बिल्कुल। ये अधिकतर बताया जाता है कि ज्योतिष सीखना और ज्योतिषी बनना ये एक बिजनेस है, यानी कि आप पहले उसकी कुंडली देखते हैं, फिर उसमें पितृदोष बताते हैं और उसके बाद इत्यादि जो भी कार्य हम लोग या आप लोग, देखिए ये वास्तविकता है। हाँ। या समाज को आप इसको कैसे बताना? मैं बताता हूँ। देखिए, एक इंस्टाग्राम पर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है जी, और मेरे लिए गुरु के भी समान है। लेकिन कुछ बातें हैं वो ही नहीं है। अब आपका जो प्रश्न था वो ये था कि कुछ पढ़ करके ज्योतिषी को व्यवसाय बना लेना, या फिर ज्योतिष को कैसे लोगों को सिखाया जाता है, उसके बाद में उसमें पितृदोष वो क्रिएट कर देते हैं, उसको अपना व्यवसाय बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ज्योतिष सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
कुछ ग्रहों को आप पढ़ करके अगर आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे कि मेरी कुंडली में 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो मेरा भविष्य क्या होगा, या फिर ये लिख देंगे कि 12वें भाव में राहु की युति, तो आपको गूगल भी बता देगा कि 12वें भाव में राहु की युति होने से जातक के पास में बहुत सारा धन होता है, गूगल बता देगा। अब उसी को अब आप मेरे पास में आए, मैंने आपकी कुंडली ली, आपके 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, आप पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, 7वां भाव आपका खाली है, मैं गूगल पर जाऊंगा, आप कॉल से कनेक्टेड है, फिर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने लैपटॉप की कोई स्क्रीन रखी है, अब मैं उस पर क्लिक करूंगा, अपना सर्च करूंगा कि 6ठे भाव में राहु की युति, अब गूगल तो मुझे टोटल आंसर दे देगा सारा का सारा। अब मैं आपको अपने वर्ड्स में उसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको वो बताया जो कि पहले से गूगल पर अवेलेबल है। बिल्कुल। ना तो मैंने आपका गोत्र, ना मैंने उन तिथियों का विवरण करा, ना ही मैंने नवमांश कुंडली निकाली, और ना ही मैंने आपकी चंद्र कुंडली का कोई विवरण किया, क्योंकि बिना चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, इनको चंद्र कुंडली, लगन कुंडली तो एक बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन नवमांश कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती अच्छा, है। मैं बीच में थोड़ा सा टोकूंगा। हाँ। ये मुझे बताइए कि ये जो हाथों से बनी हुई कुंडलियां हैं, ये ठीक है, या आजकल बड़ा नॉर्मल सा एक गूगल भी, क्योंकि प्रकृति पर है, हाँ। आधुनिकता की ओर है हमारा भारत, बिल्कुल। तो मतलब अपनी सारी डिटेल्स को ऐड करो और कुंडली बिल्कुल सामने आ जाती है। कभी आपने देखा कि दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल, हमेशा या अंतर रहता है। देखिए, कौन सी सही है? वो जो कैसे लगन का लगन कुंडली का जो चार्ट रहता है वो तो सेम ही रहता है, वो सॉफ्टवेयर अपना एनालाइज करके वो चार्ट को सेम निकाल देता है, लेकिन जो उसका बाद की जो विस्तारीकरण होता है कुंडली का, जो विस्तार से उसके भावों के बारे में ग्रह निर्णय करा जाता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, बहुत ज़्यादा। उसको आप कह सकते हैं कि ये असत्य है और ये बिल्कुल सत्य है। अब आपने मतलब अपने तरीके से देखा है कि हाँ, सत्य असत्य है? बिल्कुल। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं नाम लूँगा इस ऐप का, तो एस्ट्रोसिस नाम से एक ऐप है, और आप अपनी कुंडली उसमें सर्च करिए, जी, अपनी कुंडली को सेव कर लीजिए, फिर मेरी कुंडली सर्च करिए, मेरी को भी सेव कर लीजिए, फिर इनकी कुंडली को लीजिए, इनकी कुंडली भी सेव कर लीजिए। बाद में तीनों का भाव देखना, आपको तीनों में से हम दोनों का सेम मिलेगा। सेम मिलेगा, बिल्कुल, यानी कि ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, मैं- आप भी देख सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को भी ये कहना ये है। चाहूंगा कि आप जो ऐप बता रहे हैं, है ना, ये आप देखें। और मुझे रजिस्टर उसमें मेरा टेस्ट लिया गया था, मैं उसमें ज्वाइन हुआ था सबसे पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर जो आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे और मैंने उनका गलत जवाब दिया अपनी तरफ से ही, और फिर भी उन्होंने मुझे सिलेक्ट उसमें कर लिया था। उसके बाद मैंने उस पर कोई काम नहीं किया। मैं मानता हूं जो लोग अधिकतर इस चीज को लेकर बड़े परेशान रहते हैं आचार्य जी कि हमारा प्रेम विवाह कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं अधिकतर देखता हूं और यही अधिकतर सवाल इन ऐपों पर मिलते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि ये सब फ्रॉड है, और जितना समय अभी बचा है इसमें अगर आप संभलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक प्रत्यक्ष बिल्कुल ज्योतिषी से मिलकर और तब एक ज्योतिष के विषय में चर्चा करना, तब अपने भविष्य के बारे में चर्चा करना, ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए, आप एक आजकल का जो युवा है, एक प्रेम विवाह और लव रिलेशनशिप, इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और मार खा रहा है। तो आपने ये सवाल पूछा, बहुत धन्यवाद। मैं इसका जवाब भी देना चाह रहा था, और वो ये है कि आपको ऑनलाइन कि मेरा प्रेम विवाह होगा या फिर मेरी अरेंज मैरिज होगी, ये तो अगर जो आपके प्रश्न हैं, तो देखिए आप ऑनलाइन भरोसा कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। अगर जो आपको कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं किसी पेज के ज़रिए या फिर किसी भी मैसेज इनबॉक्स व्हाट्सएप के तरीके से या फिर किसी वेबसाइट के ज़रिए, तो आप उनसे बात करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी डिटेल्स को दे करके अगर जो वो आपको बताते हैं तो आप इस बात को मान सकते हैं। अन्यथा किसी ऐप का मैं यहाँ पर आश्वासन नहीं दूंगा, और ना ही मैं ऐप्स पर कभी भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। भी आजकल बड़ी मैं कहता हूँ कि ज्योतिषियों के लिए एक जॉब भी है। ज्योतिषियों का एक समय पर आने पर ये करियर खा जाएंगे, और ये बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो उसको व्यवसाय बना करके चल रहे हैं, क्योंकि वो सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देंगे। आप मेरे पास में कोई कुंडली लेकर के आओगे, मैं पत्र निकालूंगा मेरा, और मैं मेरी कुछ पुस्तकें हैं, मानसागरी फलित महाग्रंथ है, भृगु संहिता है, पाराशर होरा शास्त्र है, पुरुष चिंतामणि है, मुहूर्त चिंतामणि है, मैं इन सभी से एनालाइज करके आपको बता दूंगा। लेकिन वहीं पर अगर जो एक डिजिटल एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो अपनी उन डिटेल्स को सारी को इन फिजिकल बुक्स में तो निकालेंगे नहीं, उसी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे और वो उनका सारा रिजल्ट दे देगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उन सभी के सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और वो बाद में अगर इनका खत्म होगा तो फिर आगे उनके पास में कोई भी तरीका नहीं होगा, कोई नॉलेज उनके पास में नहीं होगी कि मुहूर्त कैसे निकालें,
क्योंकि आप तो साक्षर ऑनलाइन निकालते थे। अब ऑनलाइन अगर जो आपके पास में नहीं बचा, या फिर आपसे किसी ने पूछ लिया और आप अवेलेबल नहीं है उस समय ऑनलाइन बताने के लिए, तो आपके पास में वो ज्ञान भी नहीं है कि आप किस तरीके से एक लिखित गणना करके उन सभी चीज़ों को निकाल पाएँ। तो ये उनकी सोचने की क्षमता को और ज्ञान की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। बिल्कुल, आप एक ज्योतिषी हैं और मुझे लगता है ज्योतिष से जुड़े सभी प्रश्न लगभग समाप्त हो गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारी कुंडली में गुरु की दशा है, शनि की दशा है, महादशा है, या जो मतलब उनके जो प्रश्न रहते हैं, एक किसी प्रश्न को क्लियर करें ताकि दर्शक। देखो भाई, एक बात साधारण सी ये है कि शनि की महादशा हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या फिर चंद्र की दशा हो, गुरु की महादशा हो, ये कोई भी हमारे लिए कभी गलत नहीं होती, कभी भी। ना कोई ग्रह हमारा कभी कोई बुरा चाहता है, ना ही हमारी कुंडली हमारा कभी बुरा चाहती है। जितने भी ग्रह हैं ये एक पुलिस वाले की तरह कार्य करते हैं, समझिए इस बात को। अगर जो अब शनि ग्रह है, शनि का नियम क्या है कि अगर जो आप मदिरा का बहुत ज़्यादा पान करेंगे, आप दारू बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, आप स्त्रियों को गाली दे करके पुकार रहे हैं, आप स्त्रियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, तो शनि क्या है, आपको वो धीरे धीरे बिल्कुल बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। उसी तरीके से जैसे कि अगर जो आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे या फिर एक किसी देश में रहने के रूल्स तोड़ेंगे तो पुलिस के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा। उसी तरीके से ग्रहों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है जब आप उनके नियमों को तोड़ते हैं। सेम चंद्र का है, गुरु का है। जब आप बहुत ज़्यादा पुस्तकों का अपमान करेंगे या फिर गालियाँ देंगे, हर किसी को अभद्र भाषा से संबोधित करेंगे, तो आपका गुरु ग्रह खराब हो जाएगा। अगर जो आप खाने को बर्बाद करेंगे, अन्न को बर्बाद करेंगे, हरी सब्जियों को बर्बाद करेंगे, तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रह कोई भी खराब नहीं होता कभी भी। आप नियम से चलिए, जैसे हमारी वैदिक परंपरा में बताया गया है उस तरीके से चलिए, तो कोई भी ग्रह, कोई भी दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और इन सभी को लेकर के एक अंधविश्वास भी आजकल फैल रहा है और बहुत ज़्यादा है कि आप ये टोटका कर लो, ये उपाय कर लो तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए, गुरु की महादशा में या शनि की महादशा में आप सोच रहे हैं कि आप अगर एक कोई भी माला पहन लेंगे शनि की, या फिर कोई ऐसे काले कपड़े पहन लेंगे, शनिवार को दिए तेल का दीपक जला देंगे तो उससे आपको शनि ग्रह शांत हो जाएंगे, तो ये सभी मूर्खता वाली बातें हैं। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला और उल्टा आपको समस्या हो जाएगी। अभी उपाय और टोटके, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, यानी बिल्कुल अलग है टोटके और टोटका। देखो मैं बताता हूँ, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल रख करके लूँगा जी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। एक स्त्री है, बहुत ही ज़्यादा विद्वान है कहूँगा मैं तो, उनका सम्मान भी करना चाहिए, हालांकि उनको ज्ञान हो या ना हो वो उनका एक निजी मामला है। तो वो मैंने तो आज तक उनके उपाय पढ़े नहीं है कहीं पर भी, ना ही मैं उनका यहाँ पर कोई भी रोस्ट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर उनसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम मेरी गर्लफ्रेंड मुझको छोड़ कर चली गई है, या फिर मैं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, या फिर मेरी शादी मेरे घर वालों के विरुद्ध करवाई जा रही है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप उसका नाम लिख करके एक रेड कलर के पेन से आप उसका नाम लिख करके और किसी आग में जला दो, या फिर एक नींबू पर उसका नाम लिख करके उसके अंदर एक चोबा गाड़ करके किसी चौराहे पर फेंक दो। तो भाई ये बिल्कुल मूर्खता वाली बातें हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ होगा तो वो आपको उल्टा नुकसान पहुँचा देगा। तो इन प्रकार के वशीकरण, तांत्रिक संबंधी टोटके उपायों से आप बिल्कुल दूर रहें, कुछ भी नहीं होता। सीधा परमेश्वर पर विश्वास करके आप चलें। अभी तांत्रिक और टोटके की बात चल रही है, खैर मैं किसी को तांत्रिक या टोटका करने वाला नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार बहुत ट्रोल हुए थे बीच में, लोगों ने बहुत कहा कि ये काला जादू है, और आपने देखा न्यूज़ चैनलों ने भी बड़े दमदार तरीके से चलाया है कि ये एक काला जादू है, ये एक जादू है, मैजिक। ये बागेश्वर धाम सरकार को कैसे मानते हैं? देखिए, वो स्वयं इस बात को प्रत्यक्ष रूप से रख चुके हैं कि उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं है। उनको जो भी प्राप्त हुआ है उनके दादा गुरुजी के द्वारा प्राप्त करवाया गया है। न ही उन्होंने कभी खुले मंच से ये बोला है कि मैं कोई चमत्कारी हूँ या फिर मैं आपके इन सभी रोगों को दूर कर दूंगा। वो केवल हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। हम तो उनसे बहुत छोटे हैं और हमारे लिए वो एक प्रेरणा है हमारे लिए कि हाँ, वो किस प्रकार से सनातन की पद्धति पर आधारित सभी उपायों को सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने 156 कन्याओं का विवाह करवाया है, जो कि सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और करोड़ों रुपए खर्च करके, बस 2 करोड़ रुपए का तो उन्होंने खर्चा आ गया था केवल बस तेल में ही जो उन्होंने भंडारा करवाया था उसी में। अगर कोई होता
तो इतना ना सोच करके अपनी झोली पहले भरता। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि मुझे लगता है ज्योतिष से जुड़े वो सारे सवाल मैंने आपसे कर लिए हैं, और बाकी ज्योतिष के विषय में जी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मतलब क्या ज्योतिष, अगर 2 शब्दों में कोई पूछे आपसे कि ज्योतिष मतलब क्या? ज्योतिष एक, देखिए 2 शब्दों में तो मैं बताऊंगा, ज्योतिष जो है 2 लाइनों में बता दीजिए। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष के द्वारा आप अपनी जिंदगी को एक नई राह दे सकते हैं, केवल बदल नहीं सकते। ये ज्योतिष है केवल। ज्योतिष तो के मुझे लगता है संस्कृति पर हमारी बातचीत हुई, संस्कृति के अंतर्गत ज्योतिष पर हमारी बातचीत हुई। अब सनातन पर आते हैं जी। सनातन पर उंगली उठाने वालों को किस प्रकार से आप देखते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो अच्छी बात है, लेकिन उंगली उठाने से पहले सनातन को जान लो आरंभ से। जी, ये रहेगा। अगर जान लें तो फिर उंगली उठा सकते हैं। नहीं, अगर जान लेंगे तो फिर वो स्वयं ही सनातनी बन जाएंगे। उंगली उठाने लायक तो छोड़िए, उनकी वो दृष्टि अपने मन में सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन तो वो है, सनातन जो कि अपने साथ सभी को लेकर के चले। आपने देखा होगा हमारे सनातन में वृक्ष की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है, हम पर्वत को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रत्येक चीज़ को पूजते हैं। हम यहाँ तक कि हम गाय को माता मानते हैं। हम कभी कभी ये वाला गीत दोहराया, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, कभी कभी गर्व होता है आपको भारतीय होने पर? बिल्कुल, भारतीय होने पर गर्व होता है, सनातनी होने पर भी गर्व होता है, और हमारा तो भाग्य है कि हमको एक मूल रूप से मौका मिला सनातन को बहुत करीब से जानने का। अच्छा चलिए, ये विषय बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है अभी आप देश में रह रहे हैं, सीएए लागू हो चुका है, क्या कैसा मानते हैं? बहुत बेहतरीन हुआ, अच्छा लागू हुआ। कोई भी सीएए लागू होना कोई किसी के लिए बहुत ज्यादा, जैसे लोग समझ रहे हैं कि खतरे वाली बात है, ये कोई नहीं। केजरीवाल सरकार, केजरीवाल खुद बोल रहे हैं कि सीएए लागू होना, पाकिस्तानी हमारे देश में आएंगे तो भयभीत होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, तो क्या, देखो मैं इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ। पहली बात तो ये हो गई, हम चलते हैं केवल उनके आधार पर, ना तो राजनीतिक मुद्दों से हमें बहुत कुछ ज़्यादा लेना। नहीं। आप जानते हैं कि हमारे धर्म के एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी। हम सभी के लिए वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं हमारे लिए। अगर किसी भी मंदिर के गर्भगृह में अगर जाने की अनुमति हो तो केवल वो और एक नेपाल के राजा हैं, उन्हीं 2 ही लोगों को अनुमति हो सकती है केवल। तो हम, पहली बात तो ये है कि राजनीतिक मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाते नहीं है, और जो उनकी तरफ से निर्णय लिया जाता है हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। राजनीतिक मुद्दों से हटते हैं, आप देश में रहते हैं, देश का नायक, देश का राजा कैसा होना चाहिए? देश का राजा बिल्कुल जो देश की भलाई के बारे में सोचे, देश आगे कैसे प्रगति करे उसके बारे में सोचे, देश के युवाओं को किस प्रकार से एक प्रकोष्ठ और एक श्रेष्ठ बनाया जाए उसके बारे में सोचे। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको, यानी परफेक्ट है या कुछ? मैं उनको बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ बिल्कुल करीब से, लेकिन जो देखा है उसके लिए हाँ वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ, देश ये है बिल्कुल। हाँ, चलिए अब संस्कारों पर आते हैं। एक वैदिक जी, आज एक बहुत ज़्यादा मैं ये कह लूँ कि ये एक वायरस है। कोई वैदिक अगर कैमरा ऑन करके, मैंने ये अभी सवाल पिछले जो हमारे चर्चा में मेहमान थे उनसे भी किया और आपसे भी करूंगा, क्योंकि एक मुझे निचोड़ चाहिए। मैं अपने आप में भी वैदिक हूँ और मुझे गर्व है कि मैं यूट्यूब पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहा हूँ, और आप स्वयं इस चीज़ को, और मैंने जैसा कि अभी आप सभी को बताया, इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर से ज़्यादा हैं, और इंस्टाग्राम ही नहीं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं रिलीजियस फैक्ट हब फॉर यू। बिल्कुल, यानी कि जितना भी आप ये कह लीजिए मोटा मोटा जो भी फैक्ट है, जो मतलब एकदम सटीक है, वो आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरी बात, आप कैसे दिखते हैं, एक वैदिक होना, एक पंडित होना, और उसके बाद भी यूट्यूब पर काम करना, सोशल मीडिया वर्कर बनना, और समाज को, देश को, अपनी बातों को उस प्लेटफॉर्म पर देना। देखिए, मैं मेरा ही आपको निजी एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं गरुड़ पुराण से रिलेटेड लोगों को बताता हूँ। एक मेरा गरुड़ पुराण हो गया, और दूसरा जो लोगों को वैदिक परंपरा की जानकारी है मैं वो बताता हूँ। तो अगर आप मेरे कमेंट्स में जाकर के पढ़ेंगे तो कमेंट जो मुझे लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार भी करते हैं, बहुत अच्छी कमेंट भी करते हैं। नहीं, वो तो 50-50% हो गया। तो अगर जो आप उन लोगों पर ध्यान देंगे जो कि गलत कमेंट कर रहे हैं, 50 नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे, तो आप मन में बिल्कुल एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे कतई। और अगर जो आप पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कतई भी। तो ना तो मुझे सम्मान का लालच और ना ही अपमान का कोई भय,
बहुत सुंदर और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल हाँ। लेकिन आप फिर भी, मेरे प्रश्न आपसे थोड़ा सा अलग था, मुझे पता है आपने पर्सनली लिया, लेकिन फिर भी प्रश्न ये है कि एक वैदिक, एक पंडित, एक आचार्य जब कैमरा ऑन कर और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखता है, लोग उसको गलत ठहराते हैं, आपका क्या मानना है? गलत, देखो गलत वो लोग ठहराएंगे जिनको की जानकारी नहीं है उस विषय में। और अगर जो एक वैदिक पंडित या फिर कोई भी जो आचार्य हैं वो इस बात को रखेंगे, तो या तो वो पूर्ण प्रमाण के साथ में उस बात को रखेंगे, और जब प्रमाण हमारे साथ में होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर जब हम पर उंगली उठाता है तो हम उसको प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य भी रखते हैं। कोई भी वैदिक है, हम अपने आप पर गर्व करते हैं कि संस्कृत हमारी रक्षा कर रही है, हमारा धर्म हमारी रक्षा कर रहा है, और हम इसको आगे लेकर के चल रहे हैं, और ये हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ बोलता है, या फिर एक वैदिक ब्राह्मण भी, अगर यहाँ तो हम आप लोग ही बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं है, और अगर जो हम एक क्राउड में जाकर के भी अपने सनातन वेशभूषा को धारण करके उनके बीच में जाकर के अगर उनसे हम कुछ पूछते हैं, और अगर जो वो उसका जवाब कुछ अलग ढंग से देते हैं, तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए, उसको प्रत्युत्तर देने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज को, अपनी सनातन संस्कृति को मूल रूप से लेकर के साथ में चल रहे हैं। वो अगर जानते होंगे तो बहुत ही सम्यक रूप से उत्तर देंगे, अन्यथा वो फिर वहां से खिसक लेंगे। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सठे साठ्यम समाचार, बस ये है, जो जैसा करे उसको वैसा ही उत्तर दो। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न, वैसे तो प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी होती है, समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वैदिक जब मान लीजिए सफर में निकल रहा है, तो क्या धोती कुर्ता पहनकर अगर वो निकल रहा है तो ये गलत है, सही है? आजकल के वैदिकों को शर्म आती है, बिल्कुल और एक शर्म आती समय है। था मुझे खुद को भी शर्म आती थी, मैं बिल्कुल खुलकर इस बात को बोलता हूँ। लेकिन आप क्या मानते हैं, समाज में जब हम धोती कुर्ता पहनकर निकलते हैं तो क्या? देखो, शर्म तब तक आती है जब तक हम और लोगों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दुखों से लड़ रहा है, हर कोई। हम ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, आप भी बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं ईश्वर को। तो जब हम इस प्रकार की वेशभूषा धारण करके बाहर निकलते हैं, तो सामने वाला अपने मन में कुछ भी लेकर के आए, हमको उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो 2 मिनट के लिए लेकर के आएगा, 3 मिनट के लिए लेकर के आएगा, उसके बाद में उसका क्लियर, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन अगर जो हम उनके बारे में अपनी वेशभूषा को सोच करके चेंज करेंगे, तो ये हमारे फिर जो उसूल है, जो हमारे नियम हैं, उनके प्रति हमारा एक घात होगा कि भाई हम जब लोगों के बीच में निकल रहे हैं तो हम पैंट शर्ट धारण कर ले रहे हैं, और जब हम अपने किसी खुद के किसी अनुष्ठान में जा रहे हैं या फिर कोई मंदिर में जा रहे हैं तो हम धोती कुर्ता धारण कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो आपने एक दृढ़ निश्चय कर ही लिया है कि हाँ भाई हम मुझको धोती कुर्ते ही धारण करने हैं, तो फिर आपको समाज का भय और उन लोगों का भय नहीं होना चाहिए जो कि इसको गलत समझते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जो लोग इसको गलत समझेंगे बिल्कुल वो मूर्ख हैं। बिल्कुल, क्योंकि चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप आए हमारे साथ, आपने बातचीत कोई नहीं जी, तो मतलब आप इस चैनल को और इस चैनल से जुड़े उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप, मुझे लगता है ये दूसरी चर्चा है आपके साथ, और क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के लोगों को? देखिए, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैदिक धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में रोचक जानकारी, और जो आजकल अंधविश्वास फैल रहा है उससे कुछ हट करके और अंधविश्वास के विरोध में और उसको कैसे उससे निपटा जाए, इसके विषय में आपको हमारे आचार्य श्री बहुत ही प्रेरणादायक वीडियोज़ आपके साथ में साझा करते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए और हमेशा हमारा सनातन संस्कृति को लेकर के साथ चलने का जो सपना है उसको पूर्ण करने में सहायता करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप सुन रहे थे आचार्य नितांशु अंगिरा जी को, जो अपने आप में कह लीजिए सोशल मीडिया वर्कर भी है और एक कट्टर सनातनी भी हैं। आप उनको सुन रहे थे, बहुत अच्छा वक्तव्य। और मुझे लगता है कि जिन सवालों का, मैं तो सवाल करना वैसे जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन सवालों का इतना सुंदर जवाब दिया। तो आप सभी ऐसे सवालों पर और ऐसे तथ्यों पर एक सार्थक चर्चा देखने के लिए जुड़े रहिए युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।